सम्राट के सोने के थाल में सजे पकवानों से आती खुशबू भानु के ज़मीर पर लगे जख्मों को और गहरा कर देती थी, क्योंकि महल के बाहर उसी खुशबू के लिए लोग दम तोड़ रहे थे। उसकी आंखें रसोई की छोटी जालीदार खिड़की से बाहर देखती है, जहां दो भूखे बच्चे धूल में एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। अंदर उसके हाथ मसालों का सही मिश्रण तैयार कर रहे हैं, चंदन की लकड़ी पर केसर और गुलाब की पंखुड़ियों को पीस रहे हैं। हर सुगंध, हर जायका एक ताने की तरह है। वह जानता है कि ये खाना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक अकेले आदमी के घमंड को भरने के लिए है। उसका दिल एक पिंजरे में फंसे पंछी की तरह फड़फड़ाता है। ये रसोई उसका सुनहरा पिंजरा है और उसकी कला इसका सबसे भारी ताला। हर शाम वह अपने हाथों से बनाई खुशबू में घुटता है, उस भूख को महसूस करता है जिसे वह कभी मिटा नहीं सकता। क्या यही उसकी किस्मत है? एक भूखे साम्राज्य के पेट के लिए नहीं, बल्कि उसके जालिम शासक के लिए जायके बनाना। जैसे ही भानु सम्राट के सामने सोने का थाल रखता है, वह अपनी सांसें रोक लेता है। सम्राट विक्रमादित्य की सर्द आंखें उसे तौलती है, फिर खाने को। वह एक भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ता है। उसके मुंह से आवाजें निकल रही हैं। भानु की नजरें झुक जाती हैं, लेकिन वह राजकुमारी वायना को देख सकता है। वो शांत बैठी है, उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी है। उसकी आंखें भानु से मिलती हैं और उन आंखों में उसे गुस्सा नहीं, बल्कि एक खामोश समझ दिखती है। जब एक सेवक उसके सामने सबसे कीमती पकवान रखता है, तो वायना धीरे से अपना हाथ उठाकर मना कर देती है। ये एक छोटा सा इशारा है, लेकिन पूरे दरबार में इसकी गूंज सुनाई देती है। सम्राट उसे घूरता है, पर कुछ कहता नहीं। भानु के लिए ये एक इशारा काफी है। वो अकेला नहीं है। इस सोने के पिंजरे में एक और रूह है, जो इस जुल्म को महसूस करती है। रसोई में वापस जाते हुए वह चुपके से एक गरम रोटी एक युवा सहायक की तरफ खिसका देता है, जिसकी आंखें भूख से चमक उठती है। अगले दिन बाजार की धूल और शोर भानु को महल की खामोशी से ज्यादा असली लगता है। वह सम्राट के लिए सबसे ताजे फल और सब्जियां चुनने आया है, लेकिन उसकी आंखें लोगों के झुके हुए कंधों और खाली आंखों को देख रही हैं। तभी एक चीख हवा को चीर देती है। एक शाही सिपाही एक बूढ़े किसान को जमीन पर घसीट रहा है। उसके हाथ से अनाज की छोटी सी पोटली छीन रहा है। किसान गिड़गिड़ा रहा है, हुजूर, ये मेरे बच्चों के लिए है। कर चुकाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। सिपाही हंसता है, एक क्रूर, खोखली हंसी। सम्राट का पेट तेरे बच्चों से ज्यादा जरूरी है, वो कहता है, और किसान की पसलियों में एक जोरदार लात मारता है। भानु वही जम जाता है। उसकी नसों में खून नहीं, बल्कि गुस्सा और बेबसी का लावा दौड़ने लगता है। वह उस किसान के चेहरे में अपने पिता का चेहरा देखता है, उसके बच्चों की भूख में अपना बचपन देखता है। अब ये सिर्फ महल के बाहर की कहानी नहीं है, यह जुल्म उसके सामने है, नंगा और बेशर्म। वह मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, पर जानता है कि नतीजा क्या होगा। महल में वापस आकर भानु के हाथ कांप रहे हैं। उसने जो देखा वह उसकी आत्मा पर एक दाग की तरह चिपक गया है। वह रसोई में खड़ा है, जो अब उसे एक सुरक्षित जगह नहीं लग रही। चारों तरफ फैले कीमती मसाले, एग्जॉटिक फल और सब्जियां उसे घिनौनी लग रही हैं। ये खाना नहीं है, यह उस बूढ़े किसान के खून और आंसुओं से सींची गई फसल है। वह एक चमकदार तांबे के बर्तन में अपना अक्स देखता है और खुद से नफरत करने लगता है। वह क्या है? एक गुलाम जो एक राक्षस का पेट भरने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल कर रहा है। किसान की चीखें उसके कानों में गूंज रही है, नहीं, अब और नहीं। वह इस अन्याय का हिस्सा बनकर नहीं जी सकता। उसके दिमाग में एक खतरनाक, धुंधला सा ख्याल जन्म ले रहा है। एक ऐसा ख्याल जो सब कुछ खत्म कर सकता है, या शायद सब कुछ बदल सकता है। उसके कांपते हाथों में अब एक अजीब सी सख्ती आ जाती है। डर की जगह एक सर्द इरादे ने ले ली है। शहर की तंग और अंधेरी गलियों में भानु एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जो महल की चमक दमक से कोसों दूर है।
यहाँ हवा में जड़ी बूटियों और रहस्यों की गंध है। वह एक बूढ़ी जड़ी बूटी वाली की झोपड़ी के बाहर रुकता है, जिसका नाम लोग फुसफुसा कर लेते हैं। अंदर सूखी जड़ों और पत्तों के बीच बैठी वह बूढ़ी औरत अपनी पारखी आंखों से उसे देखती है, जैसे वह उसकी आत्मा के आर पार देख सकती हो। भानु की आवाज मुश्किल से निकलती है। वह पूछता है, मुझे एक ऐसी जड़ चाहिए जो दर्द न दे, जो बस सुला दे, हमेशा के लिए। बूढ़ी औरत कुछ पल उसे घूरती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। वह एक लकड़ी के संदूक से एक छोटी सूखी हुई जड़ निकालती है। यह कंदमूल पर्वत की जड़ है। वह फुसफुसाती है, स्वादहीन, गंधहीन। पानी में घोलने पर इसका कोई पता नहीं चलता। ये मौत नहीं, एक गहरी नींद देती है जिससे कोई कभी नहीं जागता। भानु कांपते हाथों से जड़ लेता है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये न्याय का एक हथियार है। उसने अपनी रसोइये की पहचान पीछे छोड़ दी है। अब वह कुछ और बन रहा है। चांदनी रात में महल का बगीचा एक खामोश जन्नत जैसा लगता है। यही राजकुमारी वायना ने भानु को बुलाया है। संगमरमर के फव्वारे के पास खड़ी वह किसी देवी की तरह लग रही है, पर उसकी आंखों में वही बेचैनी है जो भानु महसूस करता है। वह कहती है, मैं तुम्हारी आंखों में वही दर्द देखती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ। भानु, ये महल एक खूबसूरत कब्र है। भानु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। पहली बार वह किसी से अपने दिल की बात कहता है। वह अपनी योजना तो नहीं बताता, पर अपने घुटन, अपने गुस्से और अपनी बेबसी को शब्दों में बयां करता है। वायना ध्यान से सुनती है, फिर वो धीरे से कहती है, कभी कभी सबसे शांत कर्म ही सबसे बड़ी क्रांति होते हैं। उसके शब्द भानु की आत्मा में उतर जाते हैं। ये सिर्फ सहमति नहीं है, ये इजाजत है। वह समझ जाता है कि वायना उस लड़ाई को समझती है जिसे वह लड़ने जा रहा है, भले ही उसे इसके तरीके का पता न हो। उनकी ये मुलाकात एक खामोश वादा बन जाती है, दो आत्माओं का गठबंधन जो एक ही सच के लिए लड़ रहे थे। महल में हवा बदल गई है। सम्राट विक्रमादित्य पहले से ज्यादा शक्की और पागल हो गया है। उसे हर साय में एक साजिश नजर आती है। महल का मुख्य सिपाही, जिसकी नजरें बाज की तरह तेज हैं, भानु की हर हरकत पर नजर रखने लगा है। वह भानु के शहर जाने पर सवाल करता है। उसकी आंखों में शक की सुई घूमती रहती है। एक दिन सम्राट दरबार में एक नया फरमान सुनाता है। आज से हमारा हर निवाला पहले एक चखने वाला चखेगा। इस ऐलान से भानु का दिल बैठ जाता है। उसकी योजना, जो इतनी साफ और सीधी लग रही थी, अब एक दीवार से टकरा गई है। वह अब सीधे सम्राट के खाने में कुछ नहीं मिला सकता। हर रात वह अपनी कोठरी में उस बेस्वाद जड़ को देखता है। क्या उसका इरादा यही खत्म हो जाएगा? क्या न्याय का रास्ता खुलने से पहले ही बंद हो गया है? मुख्य सिपाही की सर्द निगाहें अब उसे हर कोने से घूरती हुई महसूस होती है। एक रात नींद भानु से रूठ जाती है। उसकी आंखों के सामने एक भूला हुआ मंजर घूम जाता है। वह एक छोटा बच्चा है, अपनी माँ की गोद में दुबका हुआ। बाहर सूखी गर्म हवा चल रही है और अंदर पेट में भूख की आग जल रही है। उसके पिता, एक कमजोर किसान, खाली हाथ घर लौटे हैं। सम्राट के सिपाहियों ने लगान के नाम पर सारा अनाज छीन लिया था। उसकी माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, वह सूख चुके थे। भानु को याद है कि कैसे उसकी छोटी बहन ने भूख से रोते रोते दम तोड़ दिया था। ये सिर्फ साम्राज्य के लोगों की कहानी नहीं थी, ये उसकी अपनी कहानी थी। उसके ज़मीर पर लगे जख्मों का सबसे गहरा निशान यही था। वह जड़ जो उसकी मुट्ठी में बंद है, अब सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक वादा है। उस छोटी बहन से किया गया वादा, जिसे वह बचा नहीं पाया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, पर यह कमजोरी के नहीं, बल्कि एक फौलादी इरादे के आंसू है। अब कोई शक नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, ये काम उसे पूरा करना ही होगा। दिन गुजरते हैं और भानु एक शिकारी की तरह सम्राट की हर आदत को देखता है। वह सिर्फ खाना नहीं बनाता, वह इंतजार करता है, मौका तलाशता है, और फिर उसे वह कमजोरी दिख जाती है।
खाना चखने वाले के चखने के बाद जब सम्राट अपना भोजन समाप्त कर लेता है तो वो हमेशा एक रस्म पूरी करता है। वह अपने निजी सोने के प्याले से गुलाब जल पीता है, ये कहकर कि यह तालू साफ करता है। ये प्याला सिर्फ उसका है, इसे कोई और नहीं छूता। चखने वाला इसे नहीं चखता। यही है वह मौका, एक छोटी सी खिड़की जिसमें से होकर न्याय अंदर आ सकता है। भानु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। योजना फिर से आकार ले रही है, पहले से ज्यादा खतरनाक, लेकिन अब मुमकिन है। उसे बस उस एक पल का इंतजार करना होगा जब सबकी नजरें खाने पर हों और वह चुपके से उस सोने के प्याले तक पहुंच सके। उसकी रसोई अब एक युद्ध का मैदान बन गई है और उसके मसाले और बर्तन उसके हथियार। अमावस्या की रात है, महल में बड़े भोज की तैयारी है। तभी खबर आती है कि मुख्य सिपाही ने उस बूढ़ी जड़ी बूटी वाली को गिरफ्तार कर लिया है। भानु का खून जम जाता है। वह जानता है कि अब उसके पास वक्त नहीं है। ऐसा ही बुघिया के टूटते ही अगला नंबर उसका होगा। यही रात है, आखिरी मौका। रसोई के एक शांत कोने में वह पत्थर पर उस जड़ को पीसता है। पाउडर लगभग अदृश्य है। वह उसे पानी की कुछ बूंदों के साथ मिलाकर एक लेप बनाता है। तांबे के एक बर्तन में उसे अपना अक्स फिर दिखाई देता है, पर इस बार उसे कोई नफरत महसूस नहीं होती। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वो अब सिर्फ एक रसोइया नहीं है, वह न्याय का दूत है। वह चुपके से उस कमरे में जाता है जहां सम्राट का निजी सामान रखा है। उसके हाथ कांप नहीं रहे। वह सोने के प्याले के अंदरूनी हिस्से पर उस बेस्वाद लेप को सावधानी से लगा देता है। काम हो गया, अब बस इंतजार करना है, एक युग के अंत का इंतजार। दरबार खचाखच भरा है। संगीत और हंसी की आवाजें गूंज रही हैं, पर भानु को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसकी दुनिया उस एक सोने के प्याले पर सिमट गई है। खाना परोसा जाता है। चखने वाला हर पकवान को मंजूरी देता है। सम्राट विक्रमादित्य हमेशा की तरह ठूस ठूस कर खाता है। फिर वह पल आता है। सम्राट हाथ के इशारे से अपना प्याला मंगवाता है। भानु की सांसें रुक जाती है। सम्राट प्याले को होठों से लगाता है और एक लंबा घूंट भरता है। वह स्वाद की तारीफ में सिर हिलाता है। आह, उत्तम। और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। एक पल का असमंजस, और फिर वह बेजान होकर मेज पर लुढ़क जाता है। दरबार में मौत का सन्नाटा छा जाता है और फिर चीख पुकार मच जाती है। मुख्य सिपाही की गरजती हुई आवाज सबसे ऊपर उठती है। वह सीधे भानु पर उंगली उठाता है। राजद्रोह, इसी ने किया है, पकड़ लो इसे। सिपाही भानु की तरफ दौड़ते हैं। सिपाही भानु को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन वह छटपटाता नहीं है। वह सीधा खड़ा है। उसकी आंखों में डर की जगह एक गहरी शांति है। उसके ज़मीर का बोझ उतर चुका है। उसने वह कर दिया जो जरूरी था और अब वो हर अंजाम के लिए तैयार है। मंत्री चिल्ला रहे हैं, इसे अभी मौत के घाट उतार दो। तभी एक साफ और मजबूत आवाज भीड़ को चीर देती है। रुको। राजकुमारी वायना आगे बढ़ती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा नहीं है, बल्कि एक शाही दृढ़ता से चमक रहा है। वह भानु के सामने खड़ी हो जाती है, एक ढाल की तरह। वो कहती है, अगर विवेक की आवाज सुनना राजद्रोह है, तो इस महल में हर इंसान देशद्रोही है। इनके हाथों में जहर नहीं, इस सल्तनत के लाखों लोगों के आंसू थे। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंजती है। अगर इन्हें सजा मिली, तो मैं ये ताज और यह महल आज ही छोड़ दूंगी। एक पल के लिए सब खामोश हो जाते हैं। एक राजकुमारी अपने लोगों के लिए, एक रसोइये के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा रही है। कई महीने बीत गए। महल की ऊंची दीवारें अब एक भूली हुई याद हैं। एक बहती हुई नदी के किनारे एक साधारण लेकिन हलचल भरी रसोई है। यहाँ का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता। भानु अब एक साधारण धोती कुर्ते में मुस्कुराते हुए रोटियां बना रहा है। उसके चेहरे पर अब कोई बोझ नहीं, सिर्फ संतुष्टि है। और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है वायना। उसने अपने रेशमी कपड़े और जेवर उतार दिए हैं और एक सूती साड़ी में वह भूखे बच्चों को प्यार से खाना परोस रही है।
उसकी शाही पदवी चली गई, लेकिन उसने सच्ची आजादी और सम्मान पाया है। यहाँ कोई सम्राट नहीं, कोई सोने का थाल नहीं, बस इंसानियत है और पेट भरने की शांति। उनकी शांत रसोई, जहाँ हर किसी का स्वागत है, अब उस राज्य का असली दिल बन गई है। उन्होंने क्रांति तलवार से नहीं, बल्कि सेवा से की थी, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।